students, welcome back to Science World. I hope you are doing well and getting help from my videos. Students, in this video we are going to read about the forest our lifeline, and we are going to read the following topics: uses and importance of forest, interaction among the plants and animals in forest, and depletion and conservation of forest. So let's start. Students, do you know what is a habitat? A habitat is a place where an organism lives. There are different types of habitats: deserts, farms, forest, polar regions, then again some forest, then wetlands, tropical rainforest, savanna grasslands, oceans. These are all different types of habitats. A habitat may be a house or home where an animal lives. So it is a domestic habitat, we can say. So habitat एक ऐसी जगह होती है जहाँ एनिमल्स रहते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रहता है, उसको फूड भी वहीं से मिलता है. तो इस तरह से वो उस हैबिटेट को अपने अकॉर्डिंग वो एडाप्ट कर लेता है ना. इसके लिए उसके पास एडाप्टेशंस भी होते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो ये जो हैबिटेट्स होते हैं इनके टू कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. सो लेट्स सी biotic components and abiotic components. So biotic components are the living things in the habitat like plants, animals and other microorganisms, while abiotic components are non-living things like air, water, soil, sunlight, temperature and rocks. तो ये जो है किसी भी हैबिटेट में ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें लिविंग थिंग्स भी होती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है, जिनको हम कहते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो हैबिटेट होता है वो एनिमल्स के लिए होती है स्पेस, है ना. तो इट मे बी अ ह्यूमन बीइंग और एनी अदर एनिमल. तो इसी तरह से फॉरेस्ट जो है वो ऐसा एक हैबिटेट है जो बहुत सारे एनिमल्स को शेल्टर देता है ना. तो फॉरेस्ट जो है एक सोर्स है फूड का और शेल्टर का, और ये जो एनिमल्स है वहाँ प्रोटेक्टेड रहते हैं. मतलब जो फॉरेस्ट है वो बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स को प्रोटेक्ट करते हैं. एंड दिस इज द वे वाई फॉरेस्ट इज नोन एज इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, और इसीलिए फॉरेस्ट को हम एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स मानते हैं. द लाइफ ऑफ ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फॉरेस्ट जो है उनके ऊपर बहुत सारे एनिमल्स का लाइफ डिपेंड होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि शेल्टर है, फूड है, प्रोटेक्शन है, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं. वी द ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर मेनी थिंग्स लाइक टिम्बर and food products and plants which give us oxygen. So there are so many things we get from the forest. Here you can see different types of forests are there. The term forest is derived from the Latin word foris, which means a place or land inhabited by uncultivated plants and wild animals. फॉरेस्ट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से बना हुआ है. लैटिन वर्ड है फॉरिस. फॉरिस का मतलब होता है ऐसी लैंड या फिर ऐसी प्लेस जहाँ पर अनकल्टिवेटेड प्लांट्स है, उसको किसी ने कल्टिवेट नहीं किया है, दे आर ग्रोइंग ऑन देमसेल्व्स, और वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट. पूरे अर्थ का 1/3 जो पार्ट है वो लैंड मतलब लैंड का जो सरफेस है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है. लेकिन ये सारे फॉरेस्ट एक जैसे नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, सॉइल टेक्सचर, टोपोग्राफी ऑफ द एरिया. Forests are of different kinds. So these forests are of different kinds, such as tropical evergreen forest, then tropical deciduous forest, tropical savanna and grassland, temperate forest and grasslands and boreal forest. तो ये जो different types के forest हैं, ये forest एक दूसरे से अलग क्यों है? Because of climatic condition, soil का जो texture है वो, और टोपोग्राफी मतलब वहाँ का जो फॉरेस्ट का जो लैंड फीचर है वो कैसा है, whether there are माउंटेन्स और हिल्स और इट इज़ अ प्लेन और इट इज़ कवर्ड विथ स्नो. तो उसके अकॉर्डिंग जो है फॉरेस्ट जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. हियर यू कैन सी दीज आर द पिक्चर्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये सारे पिक्चर्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के हैं. देन हियर यू कैन सी दीज आर द पिक्चर्स ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. डेसिडियस फॉरेस्ट मीन्स these plants growing in this forest, they shed their leaves, but in evergreen forest these all the plants, trees, they are evergreen, है ना. So this is the difference. Then you can see here tropical savanna and grasslands. These are the grasslands, tropical grasslands. Then these are the temperate forest. temperate forest में आप देख सकते हो यहाँ पर 4 सीजन के 4 पिक्चर्स है यहाँ पर. तो सीजन वाइज यहाँ पर जो है प्लांट्स में चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि
फ्लावर्स का ब्लूम होना है या फिर नए पत्तों का आना है, पुराने पत्ते जो है वो शेड हो जाते हैं, देन स्नोफॉल के टाइम वो बिल्कुल लीव्स नहीं होते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो इस तरह से चेंजेस इनमें आते हैं. देन यू कैन सी these are the boreal forest, means they are growing in the cold regions. So these are the different types of forest. Here also you can see these are temperate grasslands. These are different from the tropical grasslands. Students, do you know what do we get from forest? Why forests are important for us and what are the things that we get from the forest? Let us see one by one. सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिम्बर के बारे में. द मेन प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट इज टिम्बर. टिम्बर मीन्स ऐसी लकड़ी जो हम ज़्यादातर फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं. और दिस टिम्बर वी गेट फ्रॉम ट्रीज लाइक साल, महोगनी, टीक एंड रोजवुड. तो ये जो ट्रीज हैं ये हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पज़. यू कैन सी हियर, ये जो है बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं उनको कट करके उनसे हमें टिम्बर मिलता है. देन नेक्स्ट इज पेपर. पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड एंड दीज आर द trees that are used to make the paper. Pulp, the basic ingredient for the manufacture of paper and board, is produced from the fresh wood. जो fresh wood होता है इन plants का, इन trees का, उससे pulp बनाया जाता है. और ये जो pulp है ये पेपर बनाने में यूज़ करते हैं. आप यहाँ देख सकते हो जो plants है उनके जो stems होते हैं उनको पानी में रखने के बाद उनका pulp बनता है ना. स्टेम की कटिंग करते हैं, उसको बारीक फाइनली कट करते हैं, देन उसको वाटर के साथ मिक्स करके फिर पल्प बनता है. और पल्प से फिर इस तरह से जो है पेपर का शीट बनता है. तो इस पूरी प्रोसेस में जो लकड़ी लगती है, जो वुड लगता है, वो सारा हमें फॉरेस्ट से मिलता है. यू कैन सी हियर वुड, wheat straw, bamboo, sugarcane baggies and reed. These are some raw materials from which we make the paper. Then waste paper जो आता है उससे भी हम पेपर बनाते हैं. जो पेपर के अलावा जो चीज़ें हमें मिलती है वुड से, जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, दे आर प्लाईवुड. प्लाईवुड बनता है जो कि कंस्ट्रक्शन में और फर्नीचर में काम आता है. और सॉडस्ट, तो ये जो सॉ होता है उसको भी बहुत सारी जगह में यूज़ किया जाता है. सॉ मतलब जो वुड का पाउडर होता है या फिर वुड के छोटे छोटे पीसेज होते हैं उनको हम सॉ कहते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें वुड से मिलती है. देन नेक्स्ट इज रेजिन. रेजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रीज एंड इट इज़ यूज टू मेक पेंट. रेजिन जो है वो पेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं. रेजिन क्या होता है? रेजिन इज द स्टिकी सब्सटेंस ऑफ प्लांट. रेजिन जो है वो एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स के जो ट्रंक होता है उसमें से निकलता है, उसकी ब्रांचेस से निकलता है. और ये कब निकलता है? जब उस प्लांट को कोई इंजरी होती है. अगर आप प्लांट में इस तरह के कट लगाओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे, तो उसमें से स्टिकी लिक्विड जो है वो बाहर आता है एंड इट इज़ नोन एज रेजिन. और इस रेजिन को हम पेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं. यू कैन सी हियर दीज आर द पेंट्स. और इस तरह से ये रेजिन ट्रीज में से निकलता है. देन जो लैटेक्स होता है, लैटेक्स मतलब जो रबर के प्लांट से हमें मिलता है, एक दूध जैसा, मिल्क जैसा एक लिक्विड उसमें से निकलता है. यू कैन सी हियर दीज ऑल आर रबर प्लांट्स. ये रबर प्लांट्स है और हर प्लांट पे, हर ट्री के जो ट्रंक पे आपको इस तरह से पॉट्स जो है वो लगाए हुए दिखेंगे. तो ये है लैटेक्स और इससे बनता है रबर. और रबर से बहुत सारी चीज़ें बनती है. रबर बैंड्स होते हैं, देन ग्लोव्स होते हैं, अलग अलग तरह के पाइप्स होते हैं, खिलौने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें. इवन जो आप इरेजर यूज़ करते हो पेंसिल से लिखा हुआ रब करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम रबर. देन नेक्स्ट जो यूज़ है और इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट का वो ये है कि जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, दिस रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स एंड होल्ड द सॉइल टुगेदर. ये सॉइल को पकड़ के रखते हैं. जो प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बिल्कुल टाइटली पकड़ के रखते हैं एंड दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम डाइंग आउट क्विकली. और ये प्लांट सॉइल को ड्राई होने से बचाते हैं सो दैट इट इज़ ब्लोन अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड. और इस तरह से वो मिट्टी को बह जाने से बचाते हैं, चाहे वो पानी से बहना हो या फिर हवा से, यानी कि स्ट्रॉन्ग विंड से. तो एक तरह से ये सॉइल इरोजन को रोकने का काम करते हैं क्योंकि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं. देन नेक्स्ट इज ट्रीज हेल्प टू रेगुलेट द क्लाइमेट. ट्रीज जो है वो क्लाइमेट को रेगुलेट करने का भी काम करते हैं. वी नो दैट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, बट वी आर कटिंग डाउन ट्रीज सो फास्ट दैट इट इज़ इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटमॉस्फेयर में वो
जो है हीट को ट्रैप करता है। जो सन से हीट हमारे अर्थ पे आती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैप करता है। वो अर्थ से बाहर निकलने वाली जो आउटगोइंग एनर्जी है यानी कि हीट है उसको वो रोक लेता है, और ये जो हीट है वापस जो है स्पेस में नहीं जाती। और इससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। सो मोर हीट इज बीइंग ट्रैप्ड एंड द एटमॉस्फेयर हैज़ बिकम हॉटर। और क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेता है इस तरह से यहाँ पर, इसलिए एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, मतलब गर्मी वहाँ पर बढ़ती है, एंड दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। देन नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ वाटर साइकिल. Forest forms an important part of the water cycle. Due to the thick vegetation, leaves add a lot of water to the atmosphere. We know that plants, they are continuously giving out water in the form of water vapor in the atmosphere in the process of transpiration. Okay, और ये जो बहुत सारा वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है उसकी वजह से कंडेंसेशन होने के बाद क्लाउड्स बनते हैं और वो जो है वाटर के फॉर्म में वापस अर्थ पे आते हैं। तो इस तरह से जब प्रेसिपिटेशन होता है तो वही वाटर जो है अर्थ पे आता है। तो इस तरह से जो वाटर साइकिल होती है उसको रेगुलेट करने में भी प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और जितना ज़्यादा वेजिटेशन होगा, थिक होगा वेजिटेशन, उतना ही अच्छी तरीके से जो वाटर साइकिल है वो कंटिन्यूसली काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इफ़ द ट्रीज आर गॉन, अगर ट्रीज चले जाएंगे, ट्रीज विल बी कट, देयर विल बी लेस ट्रांसपिरेशन, उसमें ट्रांसपिरेशन कम होगा ऐसे सिचुएशन में, और जो वाटर रिलीज होगा इन प्लांट से वो कम होगा, और इसकी वजह से जो है अर्थ पे बारिश कम होगी। तो इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर साइकिल को भी रेगुलेट करते हैं। देन वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं जो कि हम खा सकते हैं, एडिबल सब्सटेंसेज जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, देन स्पाइसेस होते हैं, अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स हमें मिलती हैं फॉरेस्ट से, देन हनी हमें मिलता है, फ्रेश जो हनी है वो हमें मिलता है। आप देख सकते हो अलग अलग तरीके जो बेरीज होते हैं, देन रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, और मसाले होते हैं वो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। देयर आर मेनी प्लांट्स दैट आर यूज टू मेक मेडिसिन, बहुत सारे प्लांट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और ये मेडिसिनल प्लांट्स इसलिए क्योंकि हम इनसे मेडिसिन बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं। तो जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं जड़ी बूटी जिसको हम कहते हैं, तो ये सारी हमें फॉरेस्ट से मिलती है। साथ ही साथ जो अकेशिया ट्री होता है यानी कि बबुल जिसको हम कहते हैं, वो भी मेडिसिनल प्लांट है जो फॉरेस्ट में होता है। देन आंवला, यूकैलिप्टस और नीम, ये कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जो हमें मेडिसिन बनाने में रॉ मटेरियल देते हैं। एक और ये प्लांट है जिसको हम सिंकोना कहते हैं, इट प्रोवाइड्स क्विनाइन, इस प्लांट से क्विनाइन मेडिसिन बनाई जाती है जो कि मलेरिया को ट्रीट करने में काम आती है। वी ऑल्सो गेट सम फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक एरेका, बनाना, बैम्बू, हेम्प, जूट, किनाफ, पाम, पाइनएप्पल, सिसल, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हमें फाइबर मिलता है। और ये जो फाइबर है हम यूज़ करते हैं पेपर बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, और जिसमें लेनिन भी आता है, कॉटन आता है, फ्लैक्स आता है, तो इनके जो स्टेम पार्ट होता है उनसे हमें फाइबर मिलता है, और ये इस फाइबर से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। यू कैन सी हियर, जूट से और हेम्प से बनी हुई जो चीज़ें हैं, यू कैन सी हियर कॉटन, जूट, कॉयर, सिल्क कॉटन, हेम्प, फ्लैक्स, ये जो प्लांट्स हैं इनसे हमें फाइबर मिलता है। देन इस तरह के जो बैम्बू से बनी हुई चीज़ें भी हम जो है बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोकरियाँ होती है ना, बाउल्स होते हैं, सामान ले जाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। कॉयर जो होता है जो कि कोकोनट से बनता है, कोकोनट का जो ऊपर वाला हार्ड कवर होता है उससे हम ये कॉयर बनाते हैं, और इस कॉयर से रोप बनता है यानी कि रस्सियाँ बनती हैं, डोर मैट्स बनते हैं जो कि हम डोर के पास डालते हैं, यहाँ आप देख सकते हो आप। देन ब्रश बनते हैं अलग अलग तरह के, पॉट्स बनते हैं जिसमें आप प्लांट्स लगा सकते हो। देन इससे आप मैट्रेसेस बना सकते हो, मैट्रेसेस को फील करने के लिए उसमें हम कॉयर डालते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। द नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। If you visit a forest, you will find that land is uneven and covered with root and dry leaves. अगर आपने किसी जंगल को विजिट किया होगा, फॉरेस्ट को, तो आपने देखा होगा कि उसका जो फ्लोर होता है नीचे वाला
वो बिल्कुल ड्राई लीव से कवर होता है। यू विल ऑल्सो फाइंड मेनी हर्ब्स, श्रब्स एंड मेनी ट्रीज। आपको अलग अलग टाइप्स के वहाँ पर प्लांट्स देखने को मिलेंगे। ट्रीज में भी सीमल, शीशम, साल, टीक, नीम, पलाश, आंवला, बबूल, बनियन, फीक, कचनार, ये सारे ट्रीज आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। दिस ट्रीज आर कवर्ड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। इनके ऊपर, इन प्लांट्स के ऊपर ग्रो करने वाले आपको क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी मिलेंगे, जो कि जिनको हम हिंदी में बेल कहते हैं, है ना। जो बड़े, जो टॉल ट्रीज होते हैं उनका सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, क्लाइंबर्स। In the deep forest, the branches of trees are so dense that the sun is barely seen through the leaves. अब फॉरेस्ट के अंदर जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनके जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं क्राउन। तो जहाँ से ब्रांचेस स्टार्ट होते हैं, ये जो पार्ट है इट इज़ नोन एज क्राउन। तो जो टॉल ट्रीज होते हैं उनके इस तरह से जो क्राउन्स होते हैं, ऊपर वाला पार्ट होता है। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं ये बहुत डेंस होती हैं, घनी होती हैं। और जो टॉल ट्रीज होती हैं वो सारे ट्रीज जो है उनकी ब्रांचेस बहुत पास पास होने की वजह से वो एक नेटवर्क की तरह ऊपर बना देती है। मतलब वहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऊपर से हम लिया गया फोटो है और ये जंगल में अंदर से लिया गया फोटो है। ओके, तो ये इसको हम कहते हैं कैनोपी। तो कैनोपी क्या होता है कि ऊपर जो है टॉल ट्रीज का इतना घना एक कवर होता है ब्रांचेस का, जिनसे जो सनलाइट होती है वो फ्लोर तक नहीं पहुंच पाती है, और इसकी वजह से जो फॉरेस्ट होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, वहाँ पर लाइट नहीं आ पाती। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट हैज़ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस ऑफ क्राउन्स। अब मैंने आपको बताया क्राउन्स के बारे में, है ना। तो ये जो क्राउन्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, ये अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग साइज के होते हैं क्राउन्स। These crowns creating different horizontal layers are known as understories। और यही जो crowns होते हैं वो अलग अलग लेयर्स बनाते हैं फॉरेस्ट के अंदर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो जायंट और टॉल ट्रीज होते हैं, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर बड़े बड़े जो टॉल ट्रीज होते हैं, दे कंस्टिट्यूट द टॉप लेयर इन द फॉरेस्ट। वो जो है सबसे ऊपर वाला पार्ट बनाते हैं, है ना। देन उसके बाद जो आते हैं श्रब्स और टॉल ग्रासेस होते हैं, उनका एक आता है जिसको हम कहते हैं अंडरस्टोरी, वो लेयर आता है। और सबसे नीचे आता है लोअर लेयर, जो कि बिल्कुल फ्लोर होता है, जिसको हम फॉरेस्ट फ्लोर भी कहते हैं। तो हम एक बार वापस इनको देखते हैं कि जो इमर्जेंट होते हैं दे आर द जायंट ट्रीज, और ये बहुत ऊपर होते हैं, और वो कैनोपी जो बनती है क्राउन से, वो कैनोपी से भी ऊपर होते हैं। तो इनको हम कहते हैं इमर्जेंट्स। देन जो कैनोपी फॉर्म करते हैं वो होते हैं टॉल ट्रीज की ब्रांचेस होती हैं, और उसके नीचे होते हैं अंडरस्टोरी। एक और पिक्चर में आपको यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है इमर्जेंट लेयर, है ना। इमर्जेंट लेयर मतलब ऐसे ही ब्रांचेस होती है टॉल ट्रीज की जो कैनोपी से ऊंची होती है, हाइट उनकी ज़्यादा होती है। तो उसके नीचे आता है कैनोपी का लेयर, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो ट्रीज होते हैं उनके ब्रांचेस जो है, उनका जो क्राउन पार्ट है वो एक लेयर बनाता है। उसके नीचे हम देखेंगे कि एक अंडर स्टोरीज को हम कहते हैं, ये लेयर आता है वहाँ पर, ये वाला लेयर। तो इसमें आते हैं कुछ ऐसे टॉल ट्रीज, नॉट सो टॉल बट दे आर द श्रब्स, और जो टॉल ग्रासेस होती है वो ये लेयर बनाती है। और सबसे नीचे आता है फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर में आप देख सकते हो कि वहाँ पर हर्ब्स होते हैं और छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं। तो इस तरह से हमने भी देखा कि फॉरेस्ट के जो लेयर्स होते हैं, डिफरेंट लेयर्स, वो लेयर्स जो है वहाँ रहने वाले एनिमल्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं। अब लेयर्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स भी अलग अलग रहते हैं। जैसे जो मंकीज़ वगैरह है वो ऊपर ही ऊपर रहते हैं, टॉल ट्रीज पे ही रहते हैं, ब्रांचेस पे भी रहते हैं, वो नीचे नहीं आते हैं क्योंकि उनको फूड वहीं पे मिल जाता है। देन जो रेप्टाइल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि स्नेक्स वगैरह है, वो कुछ फ्लोर पे भी रहते हैं, और कुछ जो है वो इन प्लांट्स के, टॉल ट्रीज के ब्रांचेस पे भी रहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर इमर्जेंट जो लेयर होता है सबसे ऊपर वाला, वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स आपको मिलेंगे, जैसे कि बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, बटरफ्लाइज है। देन ये टॉप मोस्ट जो लेयर होता है वहाँ पर रहते हैं। देन इन द टॉप्स ऑफ द शॉर्ट ट्रीज और कैनोपी, जो कैनोपी है वहाँ पर आप देख सकते हो टोकन्स और मंकीज जैसे जो एनिमल्स है वो रहते हैं। देन स्नेक्स हैं, रेड आई ट्री फ्रॉग्स होते हैं, और दूसरे जो एनिमल्स है वो अंडर स्टोरी यानी कि बीच वाले जो लेयर है यहाँ पर रहते हैं। और जगुआर्स है या फिर जो दूसरे कार्निवोर्स हैं जो फर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो फॉरेस्ट फ्लोर में यहाँ नीचे रहते हैं, क्योंकि उनको फर्बीवोर्स यही मिलेंगे नीचे वाले लेयर में। तो इस तरह से ये जो फॉरेस्ट के लेयर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है एनिमल्स का हैबिटेट भी वहाँ पर हम देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इंटरेक्शन अमंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट। हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर फूड,
हमने फूड चेन और फूड वेब के बारे में भी लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, हम 6th क्लास में इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहैबिट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। These organisms depend upon each other to survive. All animals are dependent on the plants directly or indirectly for food. तो जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं, है ना। तो हम जो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर वो फूड और दूसरा होता है ऑक्सीजन के लिए। प्लांट्स आल्सो डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, प्लांट जो है वो भी एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि जो सॉइल होती है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या फिर जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, है ना। और यही न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर्स हैं दे आर आल्सो डिपेंड ऑन द एनिमल्स, और हम कह सकते हैं कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनके ऊपर वो डिपेंड होते हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिशन मिलता है। देन जो प्लांट्स का सप्लाई होता है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में, ये बहुत इसेंशियल है हमारे लिए क्योंकि उससे जो है बैलेंस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से फॉरेस्ट जो है वो उनको हम कह सकते हैं कि दे आर द ग्रीन लंग्स। फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? ग्रीन लंग्स, क्योंकि वो जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमें, है ना। आप यहाँ देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट्स, वाटर इज ऑल्सो यूज बाय प्लांट्स। देन प्लांट जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं और वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर को भी रिलीज करते हैं। तो दिस फॉरेस्ट आर नोन एज ग्रीन लंग्स क्योंकि यहाँ ग्रो होने वाले जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। देन वी गेट मैनी फूड आइटम्स। हमने अभी देखा था कि क्या क्या हमें मिलता है फूड। वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं, देन हर्ब्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलते हैं। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मंकीज, एप्स, बैट्स एंड मॉथ टू पॉलिनेट द फ्लावर्स। अब जो पॉलिनेशन होता है फ्लावर्स का वो इन एनिमल्स के थ्रू होता है। देन डिस्पर्सल ऑफ सीड जो होता है वो भी इन एनिमल्स के थ्रू होता है, इसलिए ये एनिमल्स भी वहाँ पर ज़रूरी है। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को ह्यूमस में चेंज करते हैं और सॉइल को फर्टाइल करते हैं, और इसीलिए ये जो प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस होता है वो न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करता है सॉइल के अंदर, और जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको ये डिकम्पोज करते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ लिविंग प्लांट। एनिमल एक्सीटा आल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। जो एनिमल्स का वेस्ट होता है वो भी सॉइल को फर्टाइल बनाता है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। Then the microorganisms which help in maintaining the supply of nutrients to the plants are also known as decomposers. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं दे आर द प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनके ऊपर हम डिपेंड हैं। तो जो एनिमल्स हैं वी आर द कंज्यूमर्स। नाउ यू कैन सी दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट। फॉरेस्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है जो ग्रीन प्लांट से और डिकम्पोजर्स तक जाता है, जो कि जिनको हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं। तो प्रोड्यूसर्स से डिकम्पोजर्स तक जाने का जो एनर्जी फ्लो है उसको हम फूड चेन कहते हैं, क्योंकि ये एक सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिजम्स का इन विच ईच ईट्स द वन बिलो इट इन द चेन। तो इस तरह से एक फूड चेन का मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। तो फूड चेन होती क्या है? फूड चेन आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो प्लांट है इट इज इटन बाय द ग्रासहोपर, ग्रासहोपर इज इटन बाय द फ्रॉग, फ्रॉग इज इटन बाय द स्नेक एंड स्नेक इज इटन बाय दिस ईगल। तो इस तरह से ये सारे जो एनिमल्स हैं दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर फॉर फूड, वो फूड के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट इज नोन एज फूड चेन। You can see there are number of food chains that exist together in the forest forming a food web. Forest के अंदर बहुत सारी food chains connected होती हैं। The organisms in the food web are all interdependent और इसको हम कहते हैं food web। फूड चेन से बनती है फूड वेब। इसमें जो है ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। द एरो दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, यहाँ जो एरो आप देख सकते हो ये एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन शो करता है। जैसे कि ये प्लांट है ना, दिस प्लांट इज इटन बाय द स्नेल, देन स्नेल इज इटन बाय द बर्ड एंड बर्ड, द स्मॉल बर्ड इज इटन बाय द प्रे, बर्ड ऑफ प्रे। बड़े जो बर्ड होते हैं वो इनको खाते हैं। देन इधर आप देखोगे तो ये प्लांट जो है वो इंसेक्ट्स जो है ग्रासहोपर जैसे वो प्लांट्स को खाते हैं। देन इंसेक्ट्स जो है दे आर इटन बाय द लिजर्ड्स, और ये लिजर्ड जो है वो खाई जाती हैं बड़े जो बर्ड्स हैं, बर्ड ऑफ प्रे, वो खाते हैं इनको। इसी तरह से स्नेल्स आर इटन बाय द स्नेक्स एंड स्नेक्स आर इटन बाय द बर्ड ऑफ प्रे। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो इंसेक्ट है वो अगर बर्ड खाता है और यही बर्ड अगर बर्ड ऑफ प्रे खाता है तो ये एनर्जी का फ्लो इस तरह से चलता रहता है और जिसको हम बोलते हैं फूड वेब। तो एक ही एनिमल जो है वो इस फूड वेब में आप देख सकते हो कि वो किस तरह से एनर्जी फ्लो में अपने आप को रखता है। दिस इंटरडिपेंडेंट
of the population within a food chain helps to maintain the balance of plants and animal populations within a community. अब अगर ये सारे एनिमल्स हैं फूड वेब के अंदर, तो इनमें से अगर कोई मिसिंग है तो वहाँ पर इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये सारे जो एनिमल्स है वो एक बैलेंस रखने का काम करते हैं उस एनिमल के पॉपुलेशन में विद इन अ कम्युनिटी। द हर्बीवोरस एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड द कार्निवोरस फीड ऑन द हर्बीवोरस एंड सो ऑन। तो हमने देखा जो प्लांट्स होते हैं दे आर द प्रोड्यूसर्स, इन प्लांट्स को खाने वाले जो होते हैं वो हर्बीवोर्स और उन हर्बीवोर्स को खाने वाले होते हैं कार्निवोर्स। तो इस तरह से सारे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। What will happen if one of the links in the chain is disturbed? अगर इस चेन में कोई लिंक डिस्टर्ब है, कोई एक इसका कंपोनेंट अगर मिसिंग है तो क्या होगा? If an organism is removed from a food chain, it will disrupt the energy flow in the ecosystem. वो एनर्जी फ्लो को ब्रेक कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, जिससे कि वो पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। The organisms that depend on it will also die. और वो ऑर्गेनिजम्स जो कि रिमूव हो गया है फूड चेन में, उसके ऊपर जो दूसरे एनिमल्स डिपेंड थे फूड के लिए वो भी मर जाएंगे क्योंकि उनको फूड नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम एक एग्जांपल में इसका बताती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल व्हेन देयर आर टू मेनी डियर्स देयर विल बी इनसफिशिएंट श्रब्स फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट। अगर बहुत सारे डियर्स हो गए तो वहाँ पर श्रब जो है वो कम पड़ जाएंगे उनको खाने के लिए। मेनी डियर विल स्टार्व एंड डाई, और बहुत सारे जो डियर हैं वो भूख के कारण मर जाएंगे। फ्यूअर डियर विल लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर द लायंस एंड फॉक्सेस टू ईट एंड सम ऑफ देम विल स्टार्व टू डेथ। और कुछ जो डियर्स हैं वो मर जाएंगे जिसकी वजह से जो कार्निवोर्स हैं, लायंस है, फॉक्सेस है, वो इनको नहीं खा पाएंगे और उनके लिए भी एक जो है फूड का शॉर्टेज वहाँ पर हो जाएगा। Then next we have depletion and conservation of forest. The spread of agriculture and animal husbandry, the harvesting of forest for timber, fuel, and the expansion of populated areas have all adversely affected the forest. So these all the forest you can see here. ये जो पार्ट है यहाँ पर जो है फॉरेस्ट कट कर दिया गया है। देन यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है फॉरेस्ट का वो फॉरेस्ट नहीं है अब वहाँ पर। यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है। और ये जो है डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, कटिंग क्यों की जाती है? फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड हमें चाहिए उसके लिए। एनिमल हस्बेंडरी मतलब एनिमल्स को रियर करने के लिए, उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए जो जहाँ पर ग्रास होती है, प्लांट्स होते हैं, ऐसे जो एरियाज होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं। तो इनकी वजह से जो है वो हम ट्रीज़ को कट करते हैं। देन जो एक्सपांशन होता है पॉपुलेटेड एरियाज, मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो नेचुरली जो डिमांड्स होती हैं, जैसे हाउसिंग की डिमांड है और दूसरी जो रोड्स हैं, देन ब्रिजेस है, रेलवेज है, हॉस्पिटल्स बनाते हैं हम, स्कूल्स बनाते हैं, तो ये सारा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ बढ़ता जाता है, डिमांड्स बढ़ती जाती है ना। और इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, ट्रीज को कट करते हैं। ओवर द ईयर्स द एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर हैज डिक्रीज स्टेडीली एज फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए हम क्लियर करते हैं फॉरेस्ट को, माइनिंग के लिए क्लियर करते हैं, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए हम क्लियर करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं। देन हाउसिंग और जो डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज है ना, कॉलोनीज हैं, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स। देन डैम्स के लिए हम बहुत सारे जो ट्रीज़ हैं उनको कट कर देते हैं डैम्स बनाने के लिए। देन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होती है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए, भले ये हमारे डेवलपमेंट के लिए होती है, लेकिन दे आर वेरी बैड फॉर द एनवायरनमेंट। वो हमारे फॉरेस्ट है, हमारा जो पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको बहुत नुकसान करते हैं। Since the beginning of civilizations, people have been clearing the land for agriculture to fulfill the food and other needs for the ever growing population. हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन से हम देखते हैं कि हमारी जो डिमांड्स है वो बढ़ती गई, हमारी जो नीड्स है वो बढ़ती गई। फॉरेस्ट लैंड जो है हम इंडस्ट्रीज बनाने के लिए यूज़ करते हैं, डैम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मतलब कि जैसे वाटर पार्क्स हम बना रहे हैं, अलग अलग पार्क्स बना रहे हैं, उसके लिए हम लैंड यूज़ करते हैं। देन पीपल लिविंग इन द एरिया अराउंड द फॉरेस्ट दे ऑल्सो गेट फ्यूल वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। वो भी जो है फॉरेस्ट से उनको लकड़ी मिलती है जलाने के लिए, है ना, तो वो लोग भी फॉरेस्ट को कट करते हैं। द मास स्केल ऑफ फॉलिंग ऑफ ट्रीज इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। अभी आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो लैंड है यहाँ पर, ये पहले इस तरह का था और अब जहाँ पर डेवलपमेंट की वजह से ये सिनेरियो ऐसा हो गया है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये जो पूरा यहाँ पर एरिया है वो ग्रीन था, कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज, अब ये पूरा कंक्रीट का जंगल हो गया है। अब ये जो डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, क्योंकि हम
प्लांट्स को ही ख़त्म कर रहे हैं जो कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारी लाइफ को कंटिन्यू रखते हैं, है ना, बाई की प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन एंड अदर थिंग्स, उनको ही हम कट करते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन फॉरेस्ट को न काटें और उनको, उनका जो ग्रोथ है या फिर उनका जो कवर है पूरे अर्थ पे, उसको इंक्रीज़ करने में हम हेल्प करें। As long as the forest could meet the demand and yet remain healthy, but the increasing population has severely depleted the forest. जो डिमांड्स है, इंक्रीजिंग डिमांड, उनके वो बढ़ती जा रही है ना, डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ लॉस्ट फॉरेस्ट एरिया टू नॉन फॉरेस्ट्री पर्पजेज, इलीगल एंक्रोचमेंट्स। अब इंडिया में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट क्यों कम हुए, नॉन फॉरेस्ट्री के लिए, है ना, नॉन फॉरेस्ट्री पर्पजेस मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह जो है उनके लिए, इलीगल एनक्रोचमेंट जो होता है, देन कल्टीवेशन होता है, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनते हैं, इंडस्ट्रीज, टाउनशिप्स, ट्रांसमिशन ऑफ लाइन्स एंड रोड्स, ये बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। दिस सीवियरली अफेक्ट्स द वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द अर्थ एंड विच लीड्स टू द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट बाय प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट। और उसके लिए कुछ कंजर्वेशन मेजर्स जो है वो हमें करने पड़ेंगे, जैसे कि अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। अफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग ट्रीज, है ना। तो टू अवॉइड द फर्दर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट वी शुड डू द अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स, जिसमें हम बहुत लार्ज स्केल पे प्लांट्स लगाने का काम करते हैं। व्हेन ट्रीज आर कट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल, मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू अवॉइड द डिप्लीशन ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्स। और जितने हम पेड़ काटेंगे उतने ही पेड़ हमें लगाने पड़ेंगे, तभी जो है इसका बैलेंस बना रहेगा। देन प्लांटेशन के अलावा और जो दूसरी एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं पास्चर। पास्चर मतलब जो ग्रेजिंग फील्ड्स होते हैं, है ना, एनिमल्स के लिए, तो उनको सीधे ऐसे जो ग्रासलैंड्स होती है या फिर जो फॉरेस्ट होते हैं उनको वहाँ ना भेज के उनके लिए हम स्पेशल पास्चर्स बना सकते हैं, फील्ड्स, जहाँ उनको लगने वाला जो प्लांट्स होते हैं, ग्रास होते हैं, उनको ही हम ग्रो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ओवर ग्रेजिंग होती है फॉरेस्ट के अंदर या फिर जो ग्रासलैंड्स होती है वहाँ पर, वो कम होगी। देन जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, समझ लो हम इंडिया के बारे में भी बात करें तो गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिंजेंट लॉज। स्ट्रिंजेंट मीन्स बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनानी चाहिए टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट दीज आर नॉट फर्दर कन्वर्टेड इनटू बैरन लैंड्स। और इस तरह से हम फॉरेस्ट लैंड को बैरन लैंड में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, जिसको हम अफॉरेस्टेशन कहते हैं। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायो रिजर्व्स, ये भी होता है इंडिया में। बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे जिम कॉर्बेट है, देन कान्हा नेशनल पार्क है, देन भरतपुर जो है राजस्थान में, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है। तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे जो फॉरेस्ट है उनको एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स हमने उनको प्रोटेक्ट करके रखा है। इनको प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ हंटिंग बंद होती है, हंटिंग बैन होती है, और जो कटिंग ऑफ ट्रीज होता है वो भी यहाँ पर बैन होता है। तो इस तरह से हम एनिमल्स और प्लांट्स को बचा सकते हैं। देन मेजर्स टू स्टॉप पोचिंग एंड अदर एनिमल डिस्टर्बिंग एक्टिविटीज़। जो पोचिंग होता है मीन्स इलीगली जो एनिमल्स को किल करके उनकी जो स्किन होती है, उनकी टीथ होती है, उनके जो दूसरे बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको सेल करना होता है। तो ये जो इलीगल चीज़ें होती है उसको हम रोक सकते हैं बाय स्ट्रिक्ट लॉज। देन क्लोनिंग और टेकिंग वेरियस मेजर्स टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड जो स्पीशीज होती हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल बिकम द एक्सटिंक्ट, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। देन जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, है ना, अगर आपको ट्रीज़ बचाने हैं तो कंजर्व पेपर, कंजर्व ट्रीज एंड सेव नेचर। व्हेन यू बाय फर्नीचर फाइंड द अल्टरनेटिव्स टू वुड। वुड का जब हम फर्नीचर लेते हैं तो उसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव, जैसे कि प्लास्टिक है जो कि बहुत सालों तक हम यूज़ कर सकते हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं बिना पेड़ों को काटे। यू विल बी सेविंग सम ऑफ आवर प्रेशियस फॉरेस्ट। सेविंग पेपर इज सेविंग ट्री। यूज पेपर केयरफुली, राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द शीट। देन सेव एनवलप्स, ओल्ड लेटर्स एंड जंक मेल। जो पुराने एनवलप्स और लेटर्स होते हैं उनको हम जब हमें ज़रूरत होती है पेपर की उस टाइम हम उनको यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट यूज़ पेपर टॉवल। पेपर टॉवल और टिश्यूज़ नहीं यूज़ करना है, उसकी जगह हम ओल्ड टॉवल्स, शीट्स जो होते हैं, पिलो की कवर्स होते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट यूज़ पेपर प्लेट्स, टिश्यूज़ एंड पेपर डेकोरेशंस व्हेन यू होल्ड अ पार्टी। पार्टी में जब आप डेकोरेशन करते हो तो पेपर का यूज़ आपको कम से कम करना है। डू नॉट कलेक्ट अननेसेसरी पैम्पलेट्स, लिफलेट्स जस्ट बिकॉज दे आर फ्री।
जो पैम्पलेट्स और लिफलेट्स आते हैं न्यूज़पेपर के अंदर जिसमें एड्स होती हैं अलग अलग, तो वो हमें बिना मतलब के उनको वेस्ट नहीं करना है उनको, क्योंकि वो फ्री होते हैं न्यूज़पेपर के साथ, इसलिए हम उनको यूज़ कर लेते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं होती है। यूज़ कॉटन हैंकरचिफ, कॉटन के बने हुए हैंकरचिफ यूज़ करने चाहिए हमें पेपर टिश्यू के बजाय। अवॉइड सेंडिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स की जगह हम क्या कर सकते हैं, उनकी जगह हम और कुछ, जैसे कि आजकल मोबाइल में हम ई मैसेज भेज सकते हैं, है ना। आपको जैसे चाहिए वैसे आपको ग्रीटिंग कार्ड्स जो है वो मोबाइल में अवेलेबल होते हैं अगर आप सर्च करते हो। तो ग्रीटिंग कार्ड्स भेजने की बजाय आप मोबाइल से विश कर सकते हो, कार्ड्स आप भेज सकते हो। देन रीयूज़ कार्टून्स एंड गिफ्ट रैपिंग पेपर, कार्टून्स और गिफ्ट रैपिंग पेपर जो होते हैं उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। यूज़ रिसाइकल पेपर वेन एवर पॉसिबल, रिसाइकल किया हुआ पेपर हमें यूज़ करना चाहिए। स्टार्ट इको क्लब्स इन स्कूल्स विच विल टेक अप प्रोजेक्ट्स इन द लोकेलिटी, और स्कूल्स के अंदर इको क्लब स्टार्ट करनी चाहिए, नॉट ओनली इन स्कूल्स बट आपकी जो भी सोसाइटी है, कॉलोनी है, वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको लेकर के आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो इको क्लब के अंदर जो कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है या फिर दूसरे जो हमारे इश्यूज़ है, आज के करंट जो इश्यूज़ है जैसे सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर आप लोगों को अवेयर करने का काम कर सकते हो थ्रू द इको क्लब। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम डेली रूटीन में अपने कर सकते हैं। डो नॉट प्रेजेंट फ्लावर बुके, फ्लावर बुके की जगह आप एक पॉटेड प्लांट दे सकते हो आपके फ्रेंड्स को, है ना, एंड यू कैन एनकरेज योर फ्रेंड्स टू ग्रो द प्लांट्स। स्टार्ट अ ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम, ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम आप अपने एरिया में कर सकते हो, आपकी सोसाइटी होगी या फिर आपकी कॉलोनी होगी, वहाँ पर रोड साइड्स जो होते हैं वहाँ पर आप प्लांट लगा सकते हो, पार्क्स में, स्कूल्स में, फैक्ट्रीज में, घर पे, हर जगह आप प्लांटेशन कर सकते हो। इफ़ यू सी अ ट्री बीइंग कट डाउन, अगर ट्री को कट डाउन होते हुए आप देख रहे हो स्ट्रीट पे कहीं पे भी, तो आपको तुरंत उसका रिपोर्ट देना है कंसर्न जो अथॉरिटीज़ है उनके पास। मोस्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू पब्लिक अपैथी, और जब पब्लिक हम और तुम्हारे जैसे जो लोग हैं जब इन चीज़ों को अनदेखी करते हैं, इन्हीं की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती। मेक सेविंग ट्रीज अ पर्सनल कमिटमेंट, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने आप से एक कमिटमेंट करना है कि वी हैव टू सेव द ट्रीज़, हमें ट्रीज़ को बचाना है। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो फॉरेस्ट जो है वो कम होने से बच जाएंगे। पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज़ जो होते हैं फॉरेस्ट के अंदर से जो वुड लेते हैं, है ना, फायर वुड जिसको बोलते हैं जलाने के लिए, तो हम उन लोगों को एडवाइस कर सकते हैं कि आप ब्रांचेस और ट्विग्स जो हैं ट्रीज़ के उनको यूज़ करो, पूरे के पूरे पेड़ जो है उनको मत कट करो। देन नेक्स्ट इज़ हॉर्टिकल्चर, यानी कि जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स इनकी जो खेती होती है ना, इनको हमें ज़्यादा इंकरेज करना है क्योंकि वो एक अल्टरनेटिव सोर्स भी है इनकम का, और जिससे जो है वो सॉइल इरोजन भी कम होता है क्योंकि हम ये सारे प्लांट्स लगाते हैं बहुत बड़े एरिया पे। तो इस तरह से हॉर्टिकल्चर जो है वो भी एक अल्टरनेटिव सोर्स है इसके लिए। देन नेक्स्ट इज एग्रो फॉरेस्ट्री, ये हॉर्टिकल्चर की पिक्स है। देन व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री? एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ लो कॉस्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट, ये इंटीग्रेटेड लैंड को मैनेज करने का एक काम होता है, और इससे क्या होता है कि जो ह्यूमन इम्पैक्ट्स होते हैं लैंड के ऊपर वो कम होते हैं। अब वो कैसे? इट कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपिंग अ ग्रीन इकोनॉमी बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड रिजिलेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बेनिफिटिंग ऑल्सो द स्मॉल स्केल फार्मर्स। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि जो फॉरेस्ट में हम कुछ ऐसे ट्रीज प्लांट करें, ऐसे ट्रीज ग्रो करें जिनका बेनिफिट जो है वो फार्मर्स को हो, है ना। तो ऐसे जो बेनिफिशियल प्लांट्स होते हैं जैसे कि टिम्बर के लिए हम प्लांट्स लगाते हैं, है ना, टिम्बर्स के लिए जैसे लकड़ी हमें चाहिए होती है, तो हम ऐसे ट्रीज लगाएं जो कि हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो एक इंट्रैक्शन है एग्रीकल्चर और ट्रीज़ के अंदर बीच में, जो कि एग्रीकल्चरल यूज़ ऑफ ट्रीज़ होता है। दिस कंपेयर दिस ट्रीज ऑन फार्म्स एंड इन एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स, फार्मिंग इन द फॉरेस्ट एंड अलॉन्ग द फॉरेस्ट मार्जिन्स, एंड ट्री क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूडिंग कोको, कॉफ़ी, रबर, ऑयल पाम। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हम कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो कर सकते हैं, तो इनसे हमें इनकम भी होगा और फॉरेस्ट जो है वो भी बच जाएंगे, क्योंकि हम ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ये ऐसे लैंड पे करते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल है ना। तो फॉरेस्ट के आसपास की जो लैंड होती है वहाँ पर हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज सोशल फॉरेस्ट्री।
इट इज़ द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड अफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन एंड डिफॉरेस्टेड लैंड। जो डिफॉरेस्टेड लैंड होती है यानी कि बैरन, जिसको हम बंजर ज़मीन कहते हैं, उस ज़मीन को अफॉरेस्ट करना, मतलब वहाँ पर प्लांट्स लगाना, ठीक है, विद द पर्पज ऑफ हेल्पिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। और इससे क्या होगा, एनवायरमेंटल, सोशल और रूरल डेवलपमेंट होगा। अब वो कैसे होगा मैं बताती हूँ आपको, कि जैसे हम प्लांट्स लगाएंगे, ट्रीज प्लांटिंग करेंगे, कहाँ, एग्रीकल्चर जो फील्ड्स होते हैं, है ना, उनके अंदर, जैसे ये फील्ड है यहाँ पर, तो वहाँ आप फील्ड के चारों ओर आप इस तरह के प्लांट्स लगा सकते हो। देन यू कैन प्लांट द ट्रीज अलॉन्ग द रिवर्स, रिवर्स के दोनों साइड में आप प्लांट्स लगा सकते हो, है ना, दिस इज ऑल्सो सोशल फॉरेस्ट्री। देन जो रोड्स होते हैं उनके दोनों ओर आप प्लांट्स ग्रो करते हो, दैट इज ऑल्सो सोशल फॉरेस्ट्री। देन रेलवे लाइन जो होती है उसके दोनों ओर हम प्लांट्स लगाते हैं। जो कैनल्स होते हैं, कैनल्स के दोनों साइड में हम प्लांट्स लगाते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव चिपको मूवमेंट। इट वाज स्टार्टेड इन 1974 बाय सम विलेज वुमेन टू रिड्यूस द ट्री फेलिंग। दिस मूवमेंट इनिशियली स्टार्टेड इन गढ़वाल रीजन, गढ़वाल जो रीजन है इंडिया का, वहाँ पर ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उत्तराखंड में। The villagers came forward and hugged the trees to prevent the contractors from felling them. जो कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे ट्रीज को कट करने के लिए, है ना, तो विलेजर्स ने क्या किया कि ट्रीज को उन्होंने हक कर लिया, उनको पकड़ लिया चारों तरफ से, है ना, वो खड़े हो गए उनके सामने। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो उन ट्रीज को कट नहीं कर सके, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं चिपको मूवमेंट। यू कैन सी द पिक्चर्स हियर। इस तरह से उन्होंने ट्रीज को हक कर लिया था, पकड़ लिया था, ताकि कॉन्ट्रैक्टर्स उनको कट नहीं कर सके। दीज ऑल द पिक्चर्स आर फ्रॉम चिपको मूवमेंट। बूढ़े, बच्चे, जवान, सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। So here we have finished this topic. We will meet again in our next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you for watching video. Please like, subscribe and press the bell icon to get notification of my upcoming videos.